तो चलते हैं मौर्य साम्राज्य भाग 2 में सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं अशोक। अशोक का अन्य नाम देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी, ठीक है। देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी भी अशोक का दूसरा नाम था। बिंदुसार के पश्चात जो है अशोक मगध का शासक बना था और मौर्य वंश का तीसरा शासक। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी बौद्ध ग्रंथों जैसे दिव्यावदान और सिंघली अनुसूची देता है। दिव्यावदान और सिंघली अनुसूची से अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। सिंघली अनुसूची मतलब श्रीलंका का जो ग्रंथ है, तो सिंघली अनुसूची के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर मगध की सत्ता को प्राप्त किया था। 99 भाइयों की हत्या कर। अशोक का अपना भाई था विगत शोक, अशोक का सहोदर भाई था विगत शोक। अन्य 99 भाइयों की हत्या कर अशोक मगध का शासक बना। इसके बारे में जानकारी देता है सिंघली अनुसूची। मगध का शासक बनने के पहले अशोक उज्जैन यानी कि अवंती राष्ट्र का गवर्नर था, उज्जैन का गवर्नर था, ठीक है। अशोक भारत का पहला शासक हुआ जो अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया था। यह पहला शासक था भारत का जो कि अभिलेख खुदवाया था। और अशोक ने अभिलेख खुदवाने की कला ईरान के शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से सीखा था, ठीक है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख, मास्की अभिलेख जो है कर्नाटक में पड़ता है और गुर्जरा अभिलेख एमपी में पड़ता है। ये दोनों अभिलेख में अशोक का नाम आया है, उसका नाम अशोक नाम से उल्लेखित किया गया है। और पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराण में अशोक को अशोक वर्धन, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में उसका नाम अशोक आया है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पूर्व अशोक जो है वह शैव मत का अनुयायी था, शैव धर्म को मानने वाला था। इस बात की जानकारी कलहन की राजतरंगिणी ये कश्मीर की जानकारी देने वाली प्रमुख पुस्तक है। तो कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। उसने कश्मीर में बीतस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर को बसाया और नेपाल में ललितपत्तन नामक नगर की स्थापना किया था। अशोक के अभिलेख में उसकी एकमात्र पत्नी कारुवाकी का उल्लेख किया गया है। एकमात्र पत्नी कारुवाकी का उल्लेख किया गया है। हालांकि अशोक की 5 पत्नियां थी। अशोक की 5 पत्नियां कौन कौन थी तो देखते हैं। तो पहली पत्नी थी देवी, दूसरी पत्नी कारुवाकी, तीसरी पत्नी असंधिमित्रा, चौथी पत्नी पद्मावती और 5वीं तिस्रक्षिता, है ना। देवी, कारुवाकी, असंधिमित्रा, पद्मावती, तिस्रक्षिता। और अशोक के अभिलेख में केवल कारुवाकी का उल्लेख किया गया है, हालांकि अशोक की 5 पत्नियां थी। ओके। अशोक का जो है राजकीय भाषा पाली था, है ना। अशोक का राजकीय भाषा पाली था और राजकीय लिपि ब्राह्मी थी, ठीक है। अशोक का जो अभिलेख मिला है वह अरमाइक और ग्रीक अफगानिस्तान से मिला है, ब्राह्मी शेष भारत से मिला है, खरोष्टी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, है ना, लिपि में मिला है। ये अशोक का अभिलेख 4 लिपि में मिला है, अरमाइक, ग्रीक, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में मिला है, ध्यान में रखना है। 4 लिपि में अशोक का अभिलेख मिला है। अशोक के अभिलेख का अध्ययन करने के लिए हम लोग 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। अशोक का अभिलेख 3 भाग में क्या क्या है तो पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के प्रधानमंत्री का क्या नाम था तो राधागुप्त, जो कि चाणक्य का उत्तराधिकारी था, चाणक्य का विश्वासी था राधागुप्त। व अशोक के काल में अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। ओके। आइए अशोक का प्रमुख शिलालेख देख लेते हैं। अशोक का प्रमुख शिलालेख कौन कौन था और शिलालेख में क्या कहा गया है। तो प्रथम शिलालेख
में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है और पशु बलि और सामाजिक उत्सव की निंदा करता है अशोक अपने प्रथम शिलालेख में। द्वितीय शिलालेख में दक्षिण के 3 राजवंश चोल, चेर, पांड्य राजवंशों का उल्लेख किया गया है। आपको बता दें कि चोल, चेर और पांड्य राजवंशों का प्राचीनतम उल्लेख अशोक के दूसरे अभिलेख में मिलता है। इसके साथ ही मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है दूसरे शिलालेख में। तृतीय शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को अशोक आदेश देता है कि हर 5वें वर्ष पर जो है वह राज्य का दौरा करे, है ना, और राजुक की नियुक्ति करने का उल्लेख किया गया। राजुक कौन थे ये हम लोग मौर्यकालीन प्रशासन में देखेंगे। अभी यहाँ देखना है कि तृतीय शिलालेख में अशोक अपने राजकीय अधिकारियों को आदेश देता है कि हर एक 5वें वर्ष वह राज्य का दौरा करे, ठीक है, और राजुक की नियुक्ति करने का उल्लेख करता है। उसके बाद है चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख में अशोक जो है भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की अपना स्थापना करता है, यानी कि युद्ध को त्याग करके बौद्ध धर्म को ग्रहण करने की घोषणा अशोक अपने चौथे शिलालेख में करता है। 5वें शिलालेख में अशोक धर्म महामात्रों की नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश देता है। धर्म प्रचार, धर्म महामात्र मतलब धर्म प्रचार करने वाले अधिकारियों के नियुक्ति के संबंध में अशोक दिशा निर्देश देता है और समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख अशोक अपने 5वें शिलालेख में करता है। छठे और 7वें शिलालेख, छठे शिलालेख में अशोक आत्मनियंत्रण, है ना, की शिक्षा देता है कि कैसे व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। इसका उल्लेख अशोक अपने छठे शिलालेख में करता है। 7वें और 8वें शिलालेख में, 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्रा संबंधी उल्लेख है ना। विभिन्न जगहों पर अशोक जो तीर्थ यात्रा करता है उसका उल्लेख अशोक के 7वें और 8वें शिलालेख में किया गया है। 9वें शिलालेख में अशोक शिष्टाचार की बात करता है कि कैसे व्यक्ति जो है शिष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है और शिष्टाचार रखने से व्यक्ति का कैसे विकास हो सकता है। ओके। 10वें शिलालेख में अशोक आदेश देता है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में कार्य करें। राजा और जितने अधिकारी हैं वो हमेशा प्रजा के हित में कार्य करें। इसका उल्लेख 10वां शिलालेख करता है। 11वां शिलालेख में अशोक धर्म की विशेषता का उल्लेख करता है, यानी कि बौद्ध धर्म की क्या विशेषता था उसका उल्लेख अशोक अपने 11वां शिलालेख में करता है। 12वां शिलालेख में अशोक स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, स्त्री महामात्र मतलब स्त्री अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख करता है और धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है 12वें शिलालेख में। सर्वाधिक प्रमुख शिलालेख 13वां शिलालेख, जिसमें अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। इसके साथ ही 5 सीमांत यूनानी राजाओं का उल्लेख इस शिलालेख में किया गया है जहां अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे थे। और इसके साथ ही आठविक राज्यों का भी उल्लेख 13वें शिलालेख में किया गया। आठविक राज्य मतलब वन वाले जो प्रदेश थे उसको आठविक राज्य कहा गया। तो 13वें शिलालेख में 3 चीज़ का उल्लेख किया गया, कलिंग युद्ध का उल्लेख, उसके बाद 5 सीमांत यूनानी राजाओं का उल्लेख जहाँ पर कि धर्म प्रचारक अशोक भेजता है, और तीसरा आठविक राज्यों का उल्लेख। 5 सीमांत यूनानी राज्य कौन थे जहाँ पर कि अशोक अपने धर्म प्रचारकों को भेजता है। तो देखते हैं, लिखा हुआ है अंतियोक, सीरिया नरेश, तुर्मय, मिस्र नरेश, अंतकीनी मैसेडोनिया, मग एपीरस और अलेक्जेंडर सीरिन। ये 5 सीमांत यूनानी राज्य था जहाँ पर कि अशोक अपने धर्म प्रचारकों को भेजता है, और इस बात की जानकारी हमें 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की सबसे प्रमुख घटना में से एक रही। आपको बता दें कि अशोक अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही युद्ध किया था, कलिंग युद्ध। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। जब कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक, तो उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी
और इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा का एक प्रमुख अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। इस अभिलेख से यह पता चलता है कि कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था, जिसके शासनकाल में अशोक आक्रमण किया और कलिंग के राजा को पराजित करके कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो कलिंग युद्ध जो है अशोक के जीवन की सबसे प्रमुख घटना रही। 261 ईसा पूर्व में अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष वह यह युद्ध करता है। अब आइए अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख शिलालेख देख लिए, 13 शिलालेख। अब स्तंभ लेख देख लेते हैं जो प्रमुख स्तंभ लेख रहा है। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। यह कौशाम्बी यानी कि इलाहाबाद में स्थित है। अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इससे संबंधित है। यह एक ऐसा स्तंभ लेख है जिसमें 3 राजाओं का उल्लेख किया गया है। एक तो अशोक, दूसरा समुद्रगुप्त और तीसरा अकबर का भी इसमें उल्लेख किया गया है प्रयाग स्तंभ लेख। दूसरा दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा यह स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से मंगवाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था, इसलिए नाम पड़ गया दिल्ली टोपरा। रामपुरवा अभिलेख बिहार के चंपारण में स्थित है और इसमें बैल का चित्र अंकित है। रामपुरवा कहाँ है? तो चंपारण में स्थित है, बैल का चित्र अंकित है। उसके बाद है लौरिया नंदनगढ़ जो अभिलेख है यह भी बिहार के चंपारण में स्थित है और इस पर मोर का चित्र अंकित है, लौरिया नंदनगढ़। तो बिहार में 2 है आपका, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। 5वां है शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा। ये पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित है और यह खरोष्ठी लिपि में है, शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा। 6वां है सार-ए-कुना जो है अफगानिस्तान के कंधार में स्थित है और यह द्विभाषी लिपि है, द्विभाषी अभिलेख है, यानी कि इसमें 2 लिपि है, अरमाइक और ग्रीक लिपि में सार-ए-कुना अभिलेख है। कहाँ? तो कंधार अफगानिस्तान में। यह एकमात्र स्तंभ लेख है अशोक का जो द्विभाषी है, यानी कि अरमाइक और ग्रीक लिपि में यह स्तंभ लेख है। रुमिनदेई अभिलेख नेपाल में है और यह सबसे छोटा स्तंभ लेख है। इसमें अशोक के द्वारा लुम्बिनी में भू राजस्व के दर को घटा देने का उल्लेख किया गया है। रुमिनदेई अभिलेख जो कि सबसे छोटा स्तंभ लेख है नेपाल में। भब्रू अभिलेख राजस्थान में है और इसी अभिलेख से अशोक बौद्ध धर्म के स्वीकार किए जाने का उल्लेख, अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने का उल्लेख हमें कौन सा अभिलेख देता है? तो भब्रू अभिलेख है। यह राजस्थान में है और इसमें अशोक बुद्ध धर्म और संघ पर विश्वास जताता है, इसका उल्लेख भब्रू अभिलेख करता है। उसके बाद सहगौड़ा कहाँ है? यूपी में और महास्थान है बंगाल में। सहगौड़ा अभिलेख यूपी, महास्थान अभिलेख बंगाल। इन अभिलेखों में अन्न भंडारण किए जाने का उल्लेख है और अकाल आने का उल्लेख, मौर्य काल में अकाल आया था, इसका उल्लेख करता है सहगौड़ा एवं महास्थान अभिलेख। सहगौड़ा यूपी में है, महास्थान अभिलेख बंगाल में है। इसमें अन्न भंडारण किए जाने का और अकाल आने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। ओके, अब आते हैं अशोक का बौद्ध धर्म। अशोक पहला भारतीय शासक था जो बौद्ध धर्म को अपना राज्य धर्म बनाया, अपना राजकीय धर्म बनाया था। इसके पहले कोई भी भारतीय शासक इतना अधिक बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया। कहा जाता है कि अगर अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया होता तो आज बौद्ध धर्म का उतना विकास नहीं हो पाता। अशोक ही वह शासक था जो बौद्ध धर्म को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया, है ना। अशोक पहला शासक था जो बौद्ध धर्म को अपना राज्य धर्म बनाया। कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और भेरी घोष के स्थान पर
भेरी घोष के स्थान पर वह धम्म घोष को अपनाया। कलिंग के युद्ध के बाद दीप वंश एवं महावंश के अनुसार अशोक श्रमण निग्रोध नामक एक बौद्ध भिक्षुक से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, है ना। किसे? श्रमण निग्रोध। इस बात की जानकारी कौन देता है? दीपवंश एवं महावंश। जबकि दिव्यावदान नामक पुस्तक के अनुसार अशोक जो है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ था। इस बात की जानकारी हमें दिव्यावदान देता है। अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के पश्चात धम्म को जो परिभाषा दिया, है ना, बौद्ध धर्म की जो परिभाषा दिया, उसको राहुलोवाद सूत्र, एक पुस्तक है बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है, राहुलोवाद सूत्र से अशोक के बौद्ध धर्म की परिभाषा को लिया गया है। अशोक ही वह शासक था जो बौद्ध धर्म का फैलाव भारत के बाहर किया। कहा जाता है कि अगर अशोक नहीं होता तो बौद्ध धर्म का इतना अधिक फैलाव नहीं हो पाता। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है। ठीक है, उस समय श्रीलंका का जो अशोक का समकालीन श्रीलंका शासक था तीस, है ना। तीस जो है वह महेंद्र और संघमित्रा को का स्वागत करता है और कहा जाता है कि तीस भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ और अशोक के समान वह भी अपना नाम देवा नाम प्रियदर्शी रखता है। तो राजा तीस कौन था? श्रीलंका का राजा था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक अपने शासन काल के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किया। बहुत ही महत्वपूर्ण, अपने शासन काल के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किया। 14वें वर्ष नेपाल के तराई में स्थित निगलिवा जाकर कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को बढ़ाया। कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को बढ़ाया था। अपने शासन काल के 14वें वर्ष वह जो है नेपाल की तराई में स्थित निगलिवा गया था। ओके, 20वें वर्ष बुद्ध के जन्म स्थली, है ना, अशोक अपने शासन काल के 20वें वर्ष बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी की यात्रा किया और वहां जाकर कर को घटाकर वहां के लोगों को राहत दिया और कर को घटाकर 1/8 कर दिया था। कब? तो 20वें वर्ष। अपने शासन काल अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक धर्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, यानी कि धर्म प्रचारकों के, धर्म अधिकारियों की नियुक्ति करता है अशोक अपने शासन काल के 14वें वर्ष। अशोक के शासन काल में ही 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उस समय मगध का शासक अशोक था। इस बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। तो ये अशोक और उसका बौद्ध धर्म से संबंधित जो जानकारी था वह हमने दिया। अशोक का शिलालेख और स्तंभ लेख के अतिरिक्त अशोक गुहा लेख की भी रचना किया। गुहा लेख का मतलब कि गुफाओं में अपने लेख को खुदवाया था। अशोक ने गया के बराबर, गया बिहार में है, तो गया के बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदायों के निवास के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? तो गया के बराबर की पहाड़ियों में किसके लिए? आजीवक संप्रदायों के निवास के लिए अशोक गुफाओं का निर्माण करवाया था। इन गुफाओं की खोज 1785 में हैरिंगटन ने किया था। हैरिंगटन ने 1785 में किया था। यहाँ बराबर की गुफा में कुल 4 पहाड़ी है। बराबर की गुफा में कुल 4 पहाड़ी है, जिनमें 3 अशोक के द्वारा निर्मित है और एक अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा बनवाया गया है।
अशोक द्वारा जो निर्मित 3 पहाड़ी है उसका नाम क्या है? तो कर्ण चौपर। क्या नाम है? कर्ण चौपर। दूसरा है सुदामा और तीसरा है विश्व झोपड़ी। ये 3 पहाड़ी का निर्माण अशोक करवाया था। कहाँ पर? तो बराबर की पहाड़ी में। एक और पहाड़ी जो कि अशोक का पौत्र दशरथ निर्माण करवाया था, लोमस ऋषि की गुफा। लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण अशोक का पोता दशरथ करवाया था। तो ये हो गया गुहा लेक, जो कि बराबर की पहाड़ी गया में है, वहीं पर स्थित है। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक की मृत्यु कैसे हुई इसका उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता है, और इसके मृत्यु के बाद अगले 50 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य में कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो मौर्य साम्राज्य को संभाल पाता, यानी कि इसके जितने उत्तराधिकारी हुए वह सब कमजोर साबित हुए। ठीक है। पुराणों के अनुसार अशोक के बाद मौर्य वंश का शासक बना था कुणाल, जो कि अशोक का पोता था। दिव्यावदान कुणाल को धर्म विवर्धन कहता है। धर्म विवर्धन। राजतरंगिणी कहता है कि जब कुणाल मगध वंश का शासक था उस समय जालोक कश्मीर का शासक था। जालोक भी मौर्य वंश से ही संबंधित था और यह कश्मीर पर शासन कर रहा था। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ के ब्राह्मण मंत्री थे पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? बृहद्रथ अंतिम राजा था मौर्य वंश का, और इसका ब्राह्मण मंत्री था पुष्यमित्र शुंग। इसने बृहद्रथ की हत्या कर दिया और हत्या करके मगध साम्राज्य में मौर्य वंश का अंत कर दिया। मगध साम्राज्य में मौर्य वंश का अंत हो गया 185 ईसा पूर्व में। कौन किया था? तो पुष्यमित्र शुंग। ये पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो मगध वंश के अंतिम राजा थे बृहद्रथ। इनके ब्राह्मण मंत्री थे पुष्यमित्र शुंग। जब देखे पुष्यमित्र शुंग कि मगध का राजा बहुत ही कमजोर है, शासन कमजोर पड़ गया है, तो वह इस अवसर का लाभ उठा करके बृहद्रथ की हत्या कर देता है, और इस तरह से मगध साम्राज्य में मौर्य वंश का अंत हो जाता है और एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना होती है। तो ये ध्यान में रखना है कि 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत होता है।